Today was a great day for the Real Madrid fans, और the last season was a great season for the Real Madrid fans, क्योंकि Real Madrid एक और ट्रॉफी जीत गई है. They are the Super Cup champions. बेंजिमा राहुल से आगे निकल चुके हैं. तो आज मैच की थोड़ी सी बात करेंगे एंड बेंजिमा के बैलन डोर जीत सकता है इसके आइडिया के साथ भी थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे एंड ही शुड विन द बैलन डोर. उसके अलावा बारसा पे एक न्यूज थी, कैसी और क्रिस्टेंसन को रेजिस्टर नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग, नॉट और नॉट गोना हैपन, एंड काफी सारी और ट्रांसफर न्यूज है. तो भाई बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं. बुंडेसलीगा के शुरू होते हैं फ्रैंकफर्ट भाई बायर्न म्यूनिख से 5-0 पिटी थी, तो सबको लग रहा था काफी वन साइडेड फाइनल होगा, मैड्रिड बहुत इजीली मैच जीत जाएगी. कुछ हद तक ये स्टेटमेंट ट्रू भी था, बट फ्रैंकफर्ट ने काफी अच्छी फाइट भी दी थी और इनिशियली तो फ्रैंकफर्ट लीड भी ले सकती थी इस मैच में, क्योंकि कमाडो को एक चांस मिली थी और फ्रैंकफर्ट काउंटर पे खेल रही थी मोस्टली, क्योंकि रियल मैड्रिड वर द डोमिनेंट टीम इन पोजीशन. एंड आप कह सकते हो इट्स अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर मैड्रिड नॉर्मली, क्योंकि वो बड़े मैचेस में दे टेंड टू बी ट्रांजिशनल टीम ज्यादा खेलती है मैड्रिड, अपना उसका पूरा अप्रोच उनका ट्रांजिशन पे रहता है, और उस हिसाब से काफी अच्छा खेला उन्होंने. फ्रैंकफर्ट पॉकेट मतलब अच्छा खेल रही थी, क्योंकि ट्रांजिशन में आप उनका अगर आप डिसीजन मेकिंग देख रहे थे, हाउ क्विकली दे वर प्रोग्रेसिंग द बॉल, वो मेंडी को काफी बार उन्होंने पोजीशन में कैच किया था, उसी से कमाडा की चांस बनी थी. तो फ्रैंकफर्ट का प्लान दिख रहा था कि वो उनको ट्रांजिशन पे मतलब बीच में मिडफील्ड में जैसे वो ट्रांजिशन कर रहे थे उनको कैच करे एंड दे ट्राई टू काउंटर एज क्विकली एज पॉसिबल. तो फ्रैंकफर्ट का गेम प्लान सही था, बट वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा लैकिंग था. एंड मैड्रिड के साथ सबसे बढ़िया चीज थी कि उनकी जो पूरी टीम थी वो दे डिफेंड एज अ यूनिट एंड दे अटैक एज अ यूनिट, तो दैट्स व्हाई दे वर एबल टू स्टॉप दैट थ्रेट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट. इसलिए मुझे मैड्रिड की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव लगी. सबसे प्लेयर जो मेरे लिए स्टैंड आउट किया वाज एक्चुअली वैल्वर्डे, एंड वैल्वर्डे कॉमन थीम बन गई, उसकी बड़े मैच वाला प्लेयर वो बन चुका है. वी ऑल नो दैट ही ऑलवेज टेंड्स टू स्टैंड आउट इन द बिग गेम्स, बट इसमें वो इतना मतलब एक कह सकते हो ना, इतना वर्सेटाइल प्लेयर है वो. आपको डिफेंस में भी आपको इज ऑलवेज हेल्पिंग आउट कारवाल, हेल्पिंग हिम मूव फॉरवर्ड, तो उसके लिए चिप इन करता है, बॉक्स में वो आके डिफेंड करता है फॉर मैड्रिड व्हेनेवर द अदर टीम इज अटैकिंग. उसकी बॉल प्रोग्रेशन भी देख लो, इसका पर्टिकुलर रन था जब उसने अपॉर्चुनिटी दे देखी तो उसने बिल्कुल बहुत बढ़िया रन निकाला था, एंड कॉट द डिफेंस स्लीपिंग, फ्रैंकफर्ट का डिफेंस. और उसके अलावा मिडफील्ड में भी रोल देता है, अटैकिंग आउटलेट भी देता है, तो उस टाइप का एक पूरी एनर्जी होती है ना, एक डायनामिक प्लेयर. आई थिंक मैड्रिड का सबसे एक ही से यूनिक प्लेयर एट मैड्रिड, उसके जैसा मेरे को कोई और प्लेयर दिखता नहीं है जो उस टाइप की डायनामिज्म प्रोवाइड करे उनके मिडफील्ड को. एंड आई थिंक उसके बिना टीम कभी कभार हम कैसेमीरो वगैरह की बात करते हैं, क्रूस मॉड्रिच की बात करते हैं, बट वैल्वर्डे के बिना भी मुझे बहुत बार लगता है कि मैड्रिड इज अ वीकर आउटफिट ऑल टुगेदर. मेरे साथ तो वैल्वर्डे ने एक स्टीमिंग ट्रेन है भाई, जो कभी रुकती नहीं है. फॉर इफ ही इज ऑन द पिच फॉर 90 मिनट्स, ही इज गोना गिव हिज 100% फॉर द 90 मिनट्स. एंड ये है थोड़ा साउथ अमेरिकन प्लेयर्स के साथ भाई, दिस इज समथिंग यू सी. मतलब एक बाइट होती है उनके गेम में, एक डिजायर होती है उनके गेम में. मैं नहीं कह रहा यूरोपियन प्लेयर्स में नहीं होती, लेकिन साउथ अमेरिकन प्लेयर्स में टेंडेंसी ज्यादा होती है. अब मैच के अगर जो मेरे टॉकिंग पॉइंट्स है उससे बात करें, तो एक चीज मैंने फोकस की इस मैच में कि कोर्टवा हैज रियली इंप्रूव्ड ऑन द बॉल भाई. क्योंकि कोर्टवा एट चेल्सी, कोर्टवा या एटलेटिको मैड्रिड, या फिर हमने उसकी बेल्जियम में भी बहुत हाउलर्स देखे हमने उसका ऑन द बॉल, ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल. लेकिन आज के मैच में लास्ट सीजन की बात करो, ही हैज मतलब काफी काम किया यार एंचेलोटी ने उस पे, क्योंकि ही लुक्स मोर कंफर्टेबल ऑन द बॉल और डिफेंडर्स भी उस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं. आप मैच में बहुत बार देख लो, वो खुद कॉन्फिडेंस दिखा रहा था. ही वाज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक द बॉल, टू रिसीव द बॉल, एंड ही वाज काम अंडर प्रेशर. ऐसा नहीं उसमें दो बंदे चढ़ रहे तो उसने भसड़ दी, वो आगे मार भी रहा था. हिज डिसीजन मेकिंग वाज आल्सो वेरी गुड. वो आगे मार भी रहा था, सेव तो उसके अच्छे थे ही, सेव्स ही शुड मेक. एंड जो यूसीएल फाइनल में किया था उसके बारे में तो क्या ही बात करूं, काफी दिन हो गए हैं उसको. एंड ही वाज एक्यूरेट विद हिज पासेस, डिसीजन मेकिंग मैंने ऑलरेडी कह दी बहुत अच्छी थी. तो टॉप कीपर तो था ही. अगर ये उसके, मैं कह सकता हूँ उस गेम में थोड़ा सा लैकिंग था. ये नहीं कह रहा कि ही इज बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन जो उसके स्टैंडर्ड से उसने उसने काफी इंप्रूव किया कोर्टो को, तो वहां पे भी उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, अलॉन्ग साइड द गोल गिविंग हीरोइक्स ही हैज ऑलरेडी शोन. उसके अलावा भाई मैड्रिड अपना 19 में से 17 फाइनल जीत चुकी है. नॉट अ वेरी गुड स्टैट टू बी फ्रॉम अ बार्सिलोना फैन टू से, लेकिन भाई ये बात करता है किसकी, मेंटालिटी की, कि बिग मैचेस में मेंटालिटी कितनी बड़ी चीज होती है. मैं ये नहीं कह रहा दिस वाज द चैंपियंस लीग फाइनल, दिस वाज द सुपर कप, मैड्रिड वाज फेवरेट टू विन इट, बट फेवरेट्स होना एक अलग बात होती है और उसको जीतना एक अलग बात होती है भाई. तो वहीं आपकी मेंटालिटी दिखाती है कि आप बिग मैचेस में कैसे उस गेम को अप्रोच करते हो, कैसे उस गेम को जीतते हो आप. और मैड्रिड की ओवरऑल देखो तो इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस फॉर मैड्रिड. उनको ऐसे फिफ्थ गियर में गए वो कुछ पीरियड के लिए, लेकिन देवर आराम से सेकंड थर्ड गियर में खेल लेते वो लोग. एंड दिस मतलब लग रहा था कि मैच उनके कंट्रोल में है. एट द एंड ऑफ द डे वन इट 2-0 क्वाइट कंफर्टेबल. एंचेलोटी भैया के लिए चौथा सुपर कप टाइटल है और मैड्रिड के लिए पांचवा सुपर कप टाइटल. तो दे आर नो लेवल विद मिलान एंड दे आर नो लेवल विद बार्सिलोना फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स. होपफुली हम छठा जीत जाए उनसे पहले, यूरोपा लीग जीत के नहीं, चैंपियंस लीग जीत के उनसे पहले जीत जाए. और जीतने की बात करें तो पापा पेरेस का जो इंटरव्यू आया था, पोस्ट मैच इंटरव्यू, उन्होंने उसमें थोड़ी सी बार्सिलोना भी बात की एंड मैड्रिड के एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया जो टॉकिंग पॉइंट है कि वो कोई भी और साइनिंग नहीं कर रहे हैं. तो जितनी बैकअप साइनिंग, बैकअप स्ट्राइकर, ये बैकअप स्ट्राइकर, वो जितने भी आप टारगेट्स देख रहे थे, दैट हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो. उसने कि हमारे, फिर रिपोर्टर ने पूछा भी उससे कि क्या स्ट्राइकिंग ऑप्शंस तो आपके पास इनफ ऑप्शंस हैं.
तो उसने कहा हाँ वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, आई थिंक वी आर प्रीटी मच कवर्ड, आवर बिजनेस मतलब हो चुका हमारा बिजनेस, जितना हमको करना था हमने ऑलरेडी कर लिया, एंड वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी मोर प्लेयर्स, बैकअप स्ट्राइकर इज नॉट कमिंग। देखते हैं अगर बेंजेमा को इंजरी होती है, मैं चाहता नहीं हूँ बेंजेमा को इंजरी हो, लेकिन अगर होती है तो आप उसको कैसे रिप्लेस करते हो? मैड्रिड फैंस, क्या आप हजार्ड को डालोगे? लतासा के लिए तो काफी बड़ा हस्क हो जाएगा, या फिर क्योंकि मारियानो भैया ने कह दिया है कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके जाऊंगा, तो क्या मारियानो को अंदर डालोगे? दैट इज समथिंग टू सी। और अब थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट की तरफ गाड़ी बढ़ाए, तो फ्रैंकफर्ट ने अच्छी बात की, चांसेस की बात की, बस एक जो प्लेयर है उनका फिलिप कॉस्टिच भाई, उसकी कमी दिख रही थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वहां पे कॉस्टिच होता तो डेफिनेटली वो कार्वाहाल को ट्रबल करता मेरे हिसाब से डिफेंसिवली, एंड जो ही डज दैट अप एंड डाउन द फ्लैंक। आज के मैच में जो उनका लेफ्ट विंग में एक लेंस, मतलब he was out of his depth to be really honest, इतने हाई क्वालिटी मैच के लिए रेडी था नहीं। अगर कॉस्टिच होता तो डेफिनेटली आपको एक दूसरी फ्रैंकफर्ट की टीम देखने को मिलती, स्पेशली इन द अटैकिंग हाफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं देख रहे थे उसको। उसने एक दो क्रॉस वगैरह अच्छे डाल दिए, लेकिन उसके अलावा ही डिडंट रियली प्रोवाइड एनीथिंग, एंड मैं उसको ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, मे बी ही इज जस्ट दैट क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, ही उसी क्वालिटी का प्लेयर है, या फिर मैंने उसको तो देखा नहीं भाई, तो मैं उस पर कोई ओपिनियन अपना नहीं बनाना चाहूंगा बेस्ड ऑन दिस मैच। अब मैड्रिड वाले मैच से थोड़ी सी गाड़ी बारसा की तरफ बढ़ाएं, तो बारसा में फ्रेंकी की अपडेट आई है आपको, बर्नार्डो सिल्वा की काफी सारी बातें चल रही हैं कि बर्नार्डो इज कमिंग नॉट कमिंग, वो तो समय बताएगा, मैंने कल की वीडियो में चीज एड्रेस कर भी दी थी कि क्या प्रोज होंगे क्या कॉन्स होंगे इस डील में। लेकिन फ्रेंकी लीविंग, चेल्सी के साथ ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन फ्रेंकी जाने को तैयार नहीं, ना वो वेज कट लेने को तैयार है, यूनाइटेड के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी है। तो चलो ठीक, ऑफ द पिच तो चीज चलती रहेंगी, लेकिन अगर ऑन द पिच फोकस करें, तो अगर बर्नार्डो आता है या फिर दोनों रहते हैं, या फिर कह सकते हो फ्रेंकी जाता है तब बर्नार्डो आता है, विच इज द रियल पॉसिबिलिटी, वही होगा तो ही बर्नार्डो आएगा, वरना तो ऑलरेडी साइनिंग्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो बर्नार्डो आ गया, फ्रेंकी रुक गया, तो कहाँ से रजिस्टर करेंगे राम जाने। व्हाट अपग्रेड डस बर्नार्डो प्रोवाइड ओवर फ्रेंकी डी योंग? तो भाई स्टैट्स से हम बात करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि स्टैट्स देवता हो जाती है हमारी इस मामले में। पिछले सीजन की स्टैट्स है दोनों, दिस इज फॉर फ्रेंकी डियोंग एंड बोथ बर्नार्डो सिल्वा, तो सीधा आपको कंपैरिजन दिख रहा है। अब इसमें आप स्टैट्स को देख के कहोगे यार तो बर्नार्डो सिल्वा की ब्लू में स्टैट्स है, फ्रेंकी की रेड में, तो बर्नार्डो सिल्वा तो हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट फ्रेंकी को बीट कर रहा है, एक्सेप्ट बस की जो आप इंटरसेप्शंस कर रहे हो और आप प्रोग्रेसिव पासेस कर रहे हो, उसमें बस फ्रेंकी आ गई। बट आप हर और दूसरे एस्पेक्ट में देखो, जो मिडफील्डर को आप मेजर करोगे, आप चाहे प्रोग्रेसिव कैरीज हो, एंट्रीज इनटू द पेनल्टी बॉक्स, ड्रिबल्स कंप्लीटेड, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस, आप चाहे गोल्स में देखो, चाहे आप उसकी टैकल्स वन में देखो, प्रेशर्स में देखो, तो बर्नार्डो काफी आ गया, सबसे आगे प्रोग्रेसिव कैरीज में ही है। बट इसमें एक हमारे को कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि फ्रेंकी डियोंग प्लेड अंडर कोमेन, वो कभी सेंटर बैक की तरह ऑपरेट कर रहा था, कभी सीडीएम खेल रहा था, एंड जैवी के अंडर उसका अलग सिस्टम था। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैट्स को समझने के लिए, और आपने इसको देख के, आप नॉर्मली स्टैट्स अगर नेट पे देखते हो तो आपको समझ नहीं आता कि स्टैट्स भाई क्या मतलब है इसका, अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो प्लेयर्स, तो कभी यू नॉट इवन गेटिंग द फुल कॉन्टेक्स्ट। तो फुल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आप मैड अबाउट स्पोर्ट्स की एक वर्कशॉप कर सकते हो, जो फुटबॉल एनालिटिक्स पे वो वर्कशॉप कर रहे हैं सैटरडे संडे को 13th एंड 14th को, उसको आप अटेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे आपको काफी आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में, फुटबॉल एनालिटिक्स में पर्टिकुलरली कैसे स्टैट्स इंटरप्रेट होती है, कॉन्टेक्चुअली कैसे इंटरप्रेट होती है, क्योंकि हमें यही नहीं समझ आता कि भाई स्टैट्स पता तो है, इतने सारे नंबर्स हमारे तरफ फेंक दिए जाते हैं, बट इनको कैसे आप कोरिलेट करो, कैसे इंटरप्रेट करो, कैसे प्लेयर की प्रोफाइल बनाओ, तो ये सब आपको उस वर्कशॉप के थ्रू पता चलेगा। साइन अप फॉर द वर्कशॉप एंड यू विल लर्न अ लॉट। और जो स्टैट आपने देखी है हमें मैडबॉट स्पोर्ट्स में प्रोवाइड की थी भाई, तो अगर आप स्टैट का कॉन्टेक्स्ट जानना चाहते हो कि बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी चीज इनकम्प्लीट होती है, तो डू साइन अप फॉर द वर्कशॉप बॉयज। अब आते हैं थोड़ी सी टर्मोइल की तरफ, नॉट टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना बट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बार्सा भी आऊंगा, बार्सा इज आल्सो इन अ टर्मोइल राइट नाउ, लेकिन पहले यूनाइटेड की बात करते हैं। देखो जो क्लब का ओनरशिप वगैरह है उस पर अभी कोई नई अपडेट आई नहीं, तो उस पर फोकस करने की बात नहीं, लेकिन रैबियो की हेकड़ी इतनी है कि रैबियो भैया ने कह दिया है कि मुझे स्पेसिफिक गेम टाइम चाहिए एंड मुझे स्पेसिफिक वेजेस चाहिए, तभी मैं यूनाइटेड आऊंगा, वरना मैं बहुत खुश हूं भाई यूवेंटस में। और रैबियो को मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जूलियन लोरेंस, जो ESPN के जर्नलिस्ट है, फ्रेंच जर्नलिस्ट है, भी हैज क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द फ्रेंच प्लेयर्स और उनके जो एजेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा था यूवेंटस बिल्कुल ओवर द मून थी, नाच रही थी बिल्कुल यूवेंटस, जब उन्हें पता चला यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, तो उससे दिखता है कि आप कितना यूवेंटस रखना चाह रही थी रैबियो को। उसके बाद यूवेंटस के साथ डील एग्री हो चुकी है, फैब्रिजियो रोमानो ने कहा था 17 मिलियन के अराउंड डील है, दैट हैज बीन एग्रीड विद यूवेंटस, वो सब हमें पता है। बट रैबियो के साथ था कि 2 दिन कल से वेरोनिक जो उसकी मम्मी है, उनके साथ बात चल रही थी मर्टो की, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस चल रही थी, दे हैव बीन टॉकिंग, और उससे कुछ उससे कंक्लूजन हमें पहले लग रहा था कि दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ डील। स्काई स्पोर्ट्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि भाई हाँ, पर्सनल टर्म्स आर क्लोज टू बीइंग अग्रीड। बट आज हमारे को डिमार्जियो से रिपोर्ट आई है, जो और सोर्सेस ने भी कंफर्म की है कि वो स्टम्बलिंग ब्लॉक आया, दे पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं हुआ। और वो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है कि भाई जो रैबियो है वो अपनी जो सैलरी है उससे इंप्रूवमेंट चाहता है, जो उसकी यूवेंटस में सैलरी वो अराउंड 175,000 यूरोज है, और वो 200,000 के आसपास चाहता है यूनाइटेड में। किस बेसिस पे चाहता है मेरे को भी नहीं पता, लाइफ पे भी मैंने कहा था कि भाई आप मेरिट के बेसिस पे आप डिमांड करते हो, या आपने कुछ ऐसे अकॉम्प्लिश करा हो, या अकॉम्प्लिश प्लेयर हो, जैसे अगर फ्रेंकी को लेके आ रहे हो तो फ्रेंकी का समझ आता है फ्रेंकी किस बेसिस पे डिमांड कर रहा है, बट इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। रैबियो का बिल्कुल पोल्स अपार्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन द पिच।
वो किस बेसिस पे मांग रहा है? उसने कहा कि भाई चैंपियंस लीग में नहीं हो तो आप मेरे को वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी जिससे मैं आपके पास आऊं। पहले भाई मोनाको जा रहे थे, उनके पास एज सच ऑप्शन है नहीं। अब फिर अगर उससे यूवेंटस अब ऑफलोड करना चाह रही है तो मेरे को दिख नहीं रहा वेरी गेट्स गेम टाइम, क्योंकि यूवेंटस के प्लेयर्स धीरे धीरे वापस आएंगे। वेस्टर्न मैकेनी इंजरी से वापस आएगा, दे हैव जकारिया, दे हैव लोकाटेली, दे हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स ऑलरेडी, और उसे कहाँ खिलाएंगे मुझे समझ बिल्कुल आ नहीं रहा है। तो भाई रैबियो भाई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ डिसेंट मूव। यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मेरे को पहली ओपिनियन जानते हो, इट्स अ मूव व्हिच वी आर साइनिंग डेस्परेटली, वी आर गोइंग फॉर इट डेस्परेटली। तो यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा, उसके लिए मूव अगर नहीं होता तो फिर यूनाइटेड का मुझे समझ नहीं आता आप किसके लिए जाओगे, क्योंकि यूनाइटेड हर जगह हाथ पैर मार रही है। हमें दिख रहा है कि मिलिंकोविच सैविच को आप साइन करना चाह रहे हो ऑल ऑफ सडन आफ्टर 6 इयर्स, पहली बार लिंक होने से। फिर आप कहीं कहीं आप मुराटा को साइन करना चाह रहे हो। अभी साशा किलाड्जिच की हमारे को न्यूज आई थी, साशा किलाड्जिच में वापस साइन करना चाह रहे हैं। बहुत लोग कॉनराड लाइमर का पूछ रहे थे, बट कॉनराड लाइमर होगा नहीं। तो ये आप मल्टीपल सोर्सेज से लिंक हो गए ऐसे। यूनाइटेड अब जस्ट ट्राइंग टू देख रही है कौन सी डील इजीली हो सकती है और उसको ओवर द लाइन कर रही है। इट इज अ फेलियर ऑफ द बोर्ड। बहुत लोग, हमने लाइव में भी डिस्कस किया था कि यार इसमें क्या टेन हैग की गलती है कि ही इज गोइंग फॉर दीस प्लेयर्स। मैंने थोड़ा सोचा इसमें, मेरे को भी बाद में लगा कि यार टेन हैग ने जो पहली प्रायोरिटी दी थी आपने उसको वो साइन करके नहीं दी, तो नाउ ही इज गोइंग फॉर दीस प्लेयर्स। ऐसा नहीं कि पहले ही इसने ये प्लेयर दिए थे। ये एक हमारे को समझना पड़ेगा कि अगर शुरू से उसने रैबियो और अर्नाटोविच कहते तो आई वुड से कि दिस टेन हैग्स फॉल्ट कि ही इज गोइंग फॉर दीस प्लेयर्स, कंसीडरिंग कि उसके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर दे रखी है उसको। बट उसने शुरू में जब आपको फ्रेंकी का, उसने शुरू में आपको जब डार्विन नूनियस का, उसने शुरू में जूलियन टिम्बर का, शुरू में आपको 10 तरह के प्लेयर का और एंटनी का आपको शुरू में, एंड आप इनमें से एक भी प्लेयर लेके नहीं आए हो अभी तक। सो लिसांड्रो मार्टिनेज आप ले आए, एरिक्सन एक ऐसा है बस क्योंकि वो फ्री एजेंट था तो उसने वो कहा सीधे लेके आ गए। मैलेसिया को आप लेके आ गए क्योंकि डील डुएबल थी, बट उसके अलावा किसी भी उसको ऐसे प्लेयर को लेके नहीं आया जो सीधे सीधे हमारी टीम में जो इमीडिएट नीड है उसको फुलफिल कर दे। तो टेन हैग इस सिचुएशन में कहीं भी टू ब्लेम नहीं है, क्योंकि आप यूनाइटेड इज जस्ट एक्टिंग डेस्परेट इन दिस विंडो। जब आप डेस्परेट होते हो तो आप रैशनल डिसीजंस कभी नहीं लेते हो। बट यार मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है यहाँ पे कि अगर आप पहली बात तो यूनाइटेड को पता होनी चाहिए किस प्लेयर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस प्लेयर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पैसे से हर प्लेयर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यू नॉट बीइंग इन द चैंपियंस लीग, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी मतलब द वे द क्लब इज रनिंग राइट नाउ, आप बहुत हर प्लेयर वहां के नहीं खेलना चाहेगा बिकॉज यू आर इन अ कंप्लीट मैच राइट नाउ। दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कोई आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स हियर। तो मैं ये नहीं कह रहा टेन हैग की गलती है इसमें। टेन हैग आया, ही कैन चेंज थिंग्स इन यूनाइटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मेन टारगेट नहीं है तो यू शुड हैव बैकअप। ठीक है, दैट्स हाउ ऑल बिग क्लब्स ऑपरेट, दैट इज हाउ सिटी ऑपरेट, दैट इज हाउ लिवरपूल ऑपरेट्स। एंड मैं एक अच्छी चीज बोलना चाहूंगा, दैट इज हाउ आर्सेनल इज ऑपरेटिंग राइट नाउ, क्योंकि हमारी साइनिंग्स देखो तो दैट इज प्रीटी क्लियर। तो यूनाइटेड के पास अगर बैकअप नहीं है तो खाली टेन हैग की गलती नहीं है। जॉन मर्टो, रिचर्ड आर्नल्ड, जो भी आप बंदे हैं, जो भी आपको कोई और सीईओ है जो भी इन्वॉल्व है उसमें, उसकी भी गलती यहाँ पे है कि अगर आप इतनी लेट इन द विंडो आप ऐसी साइनिंग्स कर रहे हो, या तो आपके प्लान हमेशा से थी हो, या फिर अगर अचानक से आई है तो यू आर एट फॉल्ट हियर, नोबडी एल्स इज फॉल्ट इन माय ओपिनियन। अब दूसरे टर्मोइल क्लब की तरफ आते हैं जो मैंने बोला था, बार्सिलोना। अब बार्सिलोना में सीन तो यही है, केसी और क्रिस्टेंसन में न्यूज ये है, तो मैं पहले बता दूं दैट इज नॉट गोना हैपन, क्योंकि वो प्लेयर अगर नहीं भी रजिस्टर होते तो भी वो छोड़ के नहीं जा रहे, क्योंकि वो आए हैं बारसा खेलने के लिए, प्री सीजन खेल चुके हैं, दे हैव बॉट इनटू द जावी प्लान्स, और मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, भाई चलो भाई अब चलते हैं, बैकअप करके हो गया हमारे यहाँ पे, हम चलते हैं नए क्लब चलेंगे। तो दैट इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। वो कुछ नहीं होने वाला है। वो कह सकते हो रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में उस पर क्लैरिटी भी आ गई थी कि ऐसा नहीं होने वाला, दोनों क्लब प्लेयर बारसा रुकना चाहते हैं। अब बात करें प्लेयर्स रजिस्टर करने की, तो सैटरडे तक यार अभी कुछ पक्का नहीं कि हम सारे प्लेयर रजिस्टर कर पाएंगे, और हमें 5 साइनिंग्स रजिस्टर करनी है अपनी, प्लस वी हैव टू रजिस्टर उस्मान डेम्बेले, प्लस वी हैव टू रजिस्टर सर्जी रोबर्टो, और अगर अलोंसो तब तक कंफर्म हो जाता है तो उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो 8 प्लेयर हो गए टोटल जिन्हें हमें रजिस्टर करना है। हम अभी एक भी नहीं कर पाए। तो पहली बारसा की प्रायोरिटी ये है कि अगर हम सारे एक साथ नहीं कर पाते हैं तो हम पहले लेवेंडोव्स्की को रजिस्टर करेंगे, फिर बाकी अपनी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से हम प्लेयर्स रजिस्टर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर फ्रेंकी चला जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल से सारे सब एक साथ रजिस्टर हो जाएंगे। अगर नहीं जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन होपफुली आई थिंक द बोर्ड के पास कोई प्लान होगा। पीके अभी न्यूज आई थी कि ही इज विलिंग टू प्ले फॉर फ्री, बुस्केट्स विकेट लेने को तैयार है। तो इन सब चीजों से भाई चीजें बाकी प्लेयर हम अकोमोडेट कर पाए, बस यही है। होप कर सकते हैं अभी, लेकिन होपफुली चीजें सही हुई, लास्ट सीजन जैसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और अगर दूसरे क्लब की बात करें जिसकी मैंने जर्सी पहनी हो, जिसकी वजह से मुझे आज ग्लोरी हंटर बोल दिया गया, आई डोंट नो हाउ इज एन आर्सेनल फैन ग्लोरी हंटर, लेकिन ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ भाई। तो लूकास टोरेरा जा चुका है, पैब्लो मैरी जा चुका है, बेलेरिन इज गोइंग आउट। बेलेरिन भैया ने कह दिया कि मतलब दोनों पार्टी के लिए सही है, आर्सेनल उसको कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देगी, ही वांट्स टू गो बैक टू रियल बेटिस, एंड चीजें सॉर्ट है। ठीक है, तो अब एक और न्यूज निकाल के आई थी आर्सेनल के रिस्टोर में, दैट इज टोनाली। अब टोनाली फॉर 55 मिलियन, मुझे ये लगता है ना ये साइनिंग, अगर आप जाका का रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो दिस साइनिंग इज नॉट जाका's रिप्लेसमेंट, आई थिंक दिस साइनिंग इज पार्टे's रिप्लेसमेंट। अगर पार्टे वाली जो सिचुएशन चल रही है, जो
उसका सेक्सुअल हैरासमेंट का केस चल रहा है, अगर पार्टे भैया प्रिजन एफसी के लिए साइन कर लेते हैं, इफ इज लायबल डेफिनेटली इज गोइंग साइनिंग फॉर प्रिजन एफसी, तो फिर हमें किसी को लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वहाँ कोई प्लेयर नहीं है, हम सामी लुकांगा पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर पार्टे जेल जाता है तो फिर हम मेरे ख्याल से 55 मिलियन की साइनिंग करेंगे, विच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर टोनाली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज अ डिसेंट प्लेयर, लेकिन 55 मिलियन टोनाली के लिए थोड़े से ज्यादा, पार्टे के लिए हमने इससे थोड़े कम ही दिए थे। तो एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश प्रोडक्ट की बात करो, फिनिश प्रोडक्ट है नहीं टोनाली अभी, लेकिन व्हाट ही प्रोवाइड्स राइट नाउ आई डोंट थिंक इज बेटर देन पार्टे। तो बस उम्मीद यही है कि पार्टे भैया ने मतलब कांड किए होंगे तो जाएंगे, होपफुली उम्मीद है कि कांड ना किए हों भाई, तो हमारे क्लब में खेलेंगे, आगे खेलेंगे, आपको देखने मिलेंगे। तो टोनाली वाली साइनिंग नहीं हो रही। उसके अलावा अगर डिपाय वाला जो चीज है वो यूवेंटस के लिए वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि यूवेंटस फ्री में साइन करना चाह रही 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर बारसा विलिंग नहीं होती तो या तो फिर वो मिलिक के लिए जाएंगे जो अभी आपका मार्से में खेल रहा है, क्योंकि मार्से ने लुइस सुआरेज साइन कर लिया, नॉट दैट लुइस सुआरेज, कोलंबिया को लुइस सुआरेज है भाई, ग्रेनाडा से साइन किया, एंड दे हैव साइंड वन मोर स्ट्राइकर। तो उनके पास भाई काफी सारे स्ट्राइकर्स हो गए, मिलिक वुड बी अवेलेबल, एंड सेकंड ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग इज टोनी मार्शियल। लेकिन टोनी मार्शियल को यूनाइटेड बेचेगी नहीं, वैसे आपके पास ऑप्शंस की इतनी ज्यादा कमी है, अगर मार्शियल को बेच देते तो पता नहीं फिर आप किसको खिलाओगे स्ट्राइकर। तो फिर लगता है शायद हैरी मैग्वायर को स्टेप अप करना पड़ेगा। आई थिंक फाइनली कैप्टन आर्मबैंड नंबर 9, he could be the solution to the United problems. So boys, on that note, we'll wrap up this video भाई। अगर आपको फुटबॉल स्टैट्स एंड इन जनरल फुटबॉल के बारे में आपको और समझना है तो भाई आप मैड अबाउट स्पोर्ट्स की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। एंड भाई अगर आप वैलिडेशन और भी चाहते हो तो आप संडे लीग 26 को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, एंड विल कैच यू टुमारो बस।